अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड या हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर एंड पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये एक स्मॉलर एंडोक्राइन ग्लैंड है विद द डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 0.5 to 1 ग्राम। ये आपका एक डिप्रेशन में ब्रेन में प्रेजेंट होता है जिसको सेलर टर्शिका कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है ये स्फिनॉइड बॉन में बेस ऑफ स्कल में प्रेजेंट होता है और इसकी जो है कनेक्टेड होती है जो पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ, उसको पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफिजियल स्टॉक कहते हैं। डिवीजन्स इसकी दो होती हैं, एक होती है इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। दोनों डिवीजन्स के दरमियान में एक स्मॉल और एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। डेवलपमेंट इसकी कैसे होती है? इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक्टोडर्मल इन नेचर है और अराइज करता है आपकी फ्रेंजियल एपिथेलियम से एज एन अपवर्ड ग्रोथ नोन एज रेथ के पाउच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और ये डाउनवर्ड डाइवर्टिकुलम के तौर पे जो है वो ओरिजिन करता है या फॉर्मेशन इसकी होती है। डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है कोई भी आउट पाउचिंग या पाउच लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो मीट करते हैं इन द मिडवे बिटवीन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी एंड द बेस ऑफ ब्रेन, जहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्लोजली लाई करते हैं। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन आ जाती है जिसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप आ जाता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप। तो क्या है ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप? कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप कहते हैं। हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ब्लड वेजल्स। इसीलिए इस रिलेशनशिप को हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप कहा गया है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक से जो है वो हार्मोन्स जाते हैं। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं? उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्स डिस्टेलिस, एक होता है पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलिस और थर्ड है इंटरमीडिया। अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आपको मिलती है। ये इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो ये पार्ट आ रहा है इसको कहते हैं पार्स ट्यूबरलिस। ये है आपकी मीडियन एमिनेंस, ये है आपकी मेमोलरी बॉडी, ये है आपका पार्स नर्वोजा और ये है पार्स इंटरमीडिया। ये है आपका ये इंटरमीडिया और ये है डिस्टेलिस। ये इसके इस तरह से पार्ट्स होते हैं। पार्स ट्यूबरलिस, डिस्टेलिस और इंटरमीडिया। नर्वोजा जो है वो इसका पार्ट नहीं होता, वो पोस्टीरियर में आपको एक पार्ट एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद आप इसकी हिस्टोलॉजी आपने नहीं करनी, देन आपने डायरेक्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन पे। हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स जिनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो है हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ब्लड वेजल्स। उसके बाद कुछ स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में जो अपने नर्व फाइबर्स भेजते हैं टू मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर साइनेरियम।
और वो क्या करते हैं, नर्व सेल सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन्स को, रिलीज़ करते हैं इनटू मीडियन एमिनेंस में, और रिलीज़ करने के बाद जो है वो ट्यूबर साइनेरियम में चले जाते हैं। फ्रॉम देयर जो है हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ब्लड वेजल्स टू इंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो स्टिमुलेट कराता है आपकी रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। फिर आ जाते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। 6 हार्मोन जो हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन आ जाता है, TSH, ACTH, FSH और LH, ICSH भी कहते हैं इसको, प्रोलैक्टिन। फिर ट्रॉपिक हार्मोन्स आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ लिवर और अदर टिश्यूज़ की जो है उसको कंट्रोल कर देते हैं, और यहाँ से 5 हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, उनको कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, और प्रोलैक्टिन जो है वो आपका कंसर्न होता है विद मिल्क सिक्रीशन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आ जाते हैं, उसमें FSH और LH आ जाते हैं। जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स में फर्स्ट 5 हार्मोन्स हैं उन्हीं को ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, और जो FSH और LH हैं उनको टुगेदर मिला के कम्बिनेशन में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। देन आ जाता है ग्रोथ हार्मोन की सोर्स ऑफ सिक्रीशन। ये जो है सोमेटोट्रॉप से रिलीज़ होते हैं, एसिडोफिलिक सेल्स से ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद इसकी केमिस्ट्री में 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका लेवल जो है ब्लड में 300 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और एडल्ट्स में इसका आउटपुट 0.5 to 1 मिलीग्राम होगा। ट्रांसपोर्ट जो है वो इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन से जो है वो इसका ट्रांसपोर्ट होगा। हाफ लाइफ इसकी जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड में 20 मिनट्स होती है, और ये डिग्रेडेशन इसकी या ब्रेक डाउन होती है लिवर और किडनी में। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जब आपने ब्लड में कोई ड्रग या कोई चीज़ इंजेक्ट की, जैसे कि आपने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया, तो वो अपनी ओरिजिनल डोज से हाफ में कितनी मिनट में या कितने ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको आप कहेंगे हाफ लाइफ। उसके बाद एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, जनरल ग्रोथ पे जो है उसको प्रमोट करता है। हाइपर सिक्रीशन इसकी जो है वो गाइगेंटिज्म जो है या कुछ लोग इसको गाइगेंटिज्म कहते हैं, कुछ लोग जाइजेंटिज्म कहते हैं। तो उसके बाद डेफिशिएंसी जो है इसकी वो स्टंटेड ग्रोथ या शॉर्ट ग्रोथ जो है वो लीड कर सकती है, डिवार्फिज्म जिसको कहेंगे। टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए, साइज़ और नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है ये। और मेटाबॉलिज्म जो है ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड स्टफ जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स उनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है। उसमें मेटाबॉलिज्म में आपके पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में किस तरह कराते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय इंक्रीजिंग अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इंक्रीजिंग RNA सिंथेसिस या ट्रांसलेशन, इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA, डिक्रीजिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और प्रोमोटिंग एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स इनडायरेक्टली। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है कि ये मोबिलाइज करता है आपके फैट को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू सेल्स कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर कॉजिंग फैटी लिवर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज कराता है ये, डिक्रीज इन पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इंक्रीज कराता है डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन को इन द सेल्स, डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स, और डायबेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है। हाइपर सिक्रीशन जो होती है ग्रोथ हार्मोन की वो इंक्रीज कर देता है ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल, जो आपकी कंटिन्यू स्टिमुलेशन कराता है बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज, और वो इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। उससे क्या होता है, बीटा सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होते हैं, कॉज करते हैं सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और आपकी जो है इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह बीटा सेल्स जो हैं वो बर्नट आउट हो जाते हैं, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं एट वन स्टेज, जिसकी वजह से ट्रू डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो कॉज हो सकता है, या जिसको कहते हैं फुल ब्लोन डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को डायबेटोजेनिक इफेक्ट। फिर बोन्स पे इसका क्या आता है, ये सिंथेसिस कराता है और डेपोजिशन कराता है प्रोटीन्स की, मल्टीप्लिकेशन कराता है कॉन्ड्रोसाइट्स की, और ऑस्टियोजेनिक सेल्स की फॉर्मेशन कराता है न्यू बोन्स बाय कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, ये एक्ट करता है बोन्स पे ग्रोथ और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थ्रू सोमेटोमिडिन सिक्रीटेड बाय लिवर, और ये स्टिमुलेट कराता है लिवर को टू सिक्रीट मोर एंड मोर सोमेटोमिडिन हार्मोन। सोमेटोमिडिन क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है थ्रू विच ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स।
तो इसमें दो टाइप्स होती हैं सोमेटोमेटिन की, एक है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो सोमेटोमेटिन सी भी जिसको कहते हैं, एक है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। जो 1 है वो एक्ट करता है बोन्स पे एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, और 2 जो है वो ग्रोथ ऑफ फीटस में हेल्प करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका वो कितना होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन ब्लड बाय लूजली बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, और एट द साइट ऑफ एक्शन जो है वो रिलीज़ हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ से, और एक्शन जो है वो इसका लास्ट कर। और इसमें ये होता है कि फिर आपने ना इसकी हाफ़ लाइफ देखनी है, इसका ड्यूरेशन जो है वो कितनी देर में जो है वो एक्ट करता है। तो इसमें ड्यूरेशन इसका आ जाता है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स का। उसके बाद सोमेटोमेटिन सी जो है वो बाइंड करता है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ काफ़ी टाइटली, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोमेटोमेटिन सी के वो रिलीज़ हो जाते हैं वहाँ से, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जो उसकी बाइंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है, और कॉन्टीन्यूसली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये उस पर एक्ट करता रहता है। और ये इस तरह से इसका एक्शन जो है वो 20 आवर्स तक ज़्यादा एक्ट कर सकता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि इसका सोमेटोमेटिन सी जो है वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू, यानी साइक्लिक एएमपी जो है आपका सेकंड मैसेंजर, उसके थ्रू एक्ट करता है। रिसेप्टर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटागोग रिसेप्टर भी कहते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो आपकी साइटोकाइन रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करती है, और जीएच जो है वो आपको बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, सिचुएटेड इन लिवर सेल्स, और वो वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो इंट्रासेलुलर एंजाइम पाथवेज को इंड्यूस करता है अपने अंदर, और सोमेटोमेटिन की सिक्रीशन कराता है, और सोमेटोमेटिन जो है इन टर्न एक्शन अपना अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है ऑन द ग्रोथ हार्मोन। रेगुलेशन इसकी कैसे होती है, बाय वेरियस फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। जीएच सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ होती है बाय हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप, और इनहिबिटेड होती है बाय हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड्स इन ब्लड, और लेटर स्टेजेस ऑफ स्लीप। फिर रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन सिक्रीशन ऑफ जीएस आ जाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इन थ्री हार्मोन्स। उसमें आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है उसकी सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड जो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंड ग्रोथ हार्मोन को फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो डिक्रीज़ करता है आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। देन आपका फीडबैक कंट्रोल आ जाता है। इसमें नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है उसके थ्रू आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो रेगुलेट होती है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, जो इन टर्न जो है वो रिलीज़ करता है आपका ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। और ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो वो वेरियस टिश्यूज़ पे या बोन्स पे एक्ट करता है और एक्टिवेट कर देता है आपके लिवर सेल्स को टू सिक्रीट सोमेटोमेटिन सी या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। उसके बाद सोमेटोमेटिन सी जो है वो इंक्रीज़ करता है रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और इनहिबिट करता है रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। और इनहिबिट होने के बाद जो है उसकी ग्रोथ हार्मोन जो है अपनी खुद की सिक्रीशंस को एट अ पॉइंट जो है वो इनहिबिट करना शुरू कर देता है बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इस टाइप ऑफ फीडबैक को कहते हैं शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। और जब आपकी ब्लड में लेवल ऑफ जीएच डिक्रीज़ करता है तब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और वो इसकी नॉर्मल वैल्यू को दोबारा से रीअचीव कराते हैं। देन अदर हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, उसमें टीएसएच आ जाते हैं जो थायराइड ग्लैंड पे अपने एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, और एसीटीएच आ जाता है जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कराते हैं। एफएसएच आ जाता है, एलएच आ जाता है, और आपका प्रोलैक्टिन आ जाता है। एफएसएच जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है मेड ऑफ 1 अल्फा सब यूनिट और 1 बीटा सब यूनिट, और इसकी हाफ लाइफ 3 to 4 आवर्स होती है। एक्शन इसके ये होते हैं, ये फीमेल्स में जो है वो डेवलपमेंट कराता है आपकी ग्राफियन फॉलिकल की फ्रॉम प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और स्टिमुलेट कराता है थीकर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को, और सिक्रीशन यानी रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन को ज़्यादा करता है। प्रमोट करता है एरोमेटेज एक्टिविटी इन ग्रेनुलोसा सेल्स, जो जिसमें ये होता है कि कन्वर्जन हो जाती है एंड्रोजन्स की इनटू एस्ट्रोजन्स। देन आपका फोर्थ आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट से बना होता है। इसमें 92 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं अल्फा चेन में, और बीटा चेन में आपके पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसकी हाफ लाइफ आपके पास 60 मिनट्स होती है। एक्शंस इसके ये होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक टिश्यू के इंटेस्टिस, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। और फीमेल्स में ये क्या करवाता है, मेचोरेशन ऑफ
वेजिकुलर फॉलिकल इनटू ग्राफिन फॉलिकल अलॉन्ग विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सिंथेसिस कराता है एंड्रोजन की फ्रॉम थीका सेल्स ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, और रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, फॉर्मेशन कराता है कॉर्पस लूटियम के लिए। कॉर्पस लूटियम एक येलो टाइप मैस होता है जो आपकी जिसकी डीजनरेशन होती है तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। प्रोलैक्टिन जो है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है 199 अमाइनो एसिड्स के साथ, हाफ लाइफ इसकी 20 मिनट्स है। इसमें फाइनल प्रिपरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स और लोकलाइज्ड अल्वियोलर हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है एनलार्जमेंट इन साइज ऑफ जो है सेल्स। बीटा लाइपोट्रोपिन है वो मोबिलाइज करता है फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड प्रोमोट्स लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। इट ऑल्सो फॉर्म्स द प्रीकर्सर ऑफ एंडोर्फिन्स। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस आ जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी यही पार्ट्स होते हैं, बस एक एडिशन हो जाता है पार्स नर्वोजा का इसमें। पार्स नर्वोजा न्यूरल स्टोक या इनफंडिबुलर स्टेम मीडियन एमिनेंस, और पार्स ट्यूबरैलिस जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी का, और न्यूरल स्टॉक पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ये मिलके बनाते हैं हाइपोफिजियल स्टॉक। हिस्टोलॉजी आपने इसकी नहीं करनी। हार्मोन्स इसके होते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो है सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या होती है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं। हाइपोथैलेमस से ये दोनों हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के थ्रू ही पास होते हैं। प्रोटीन्स इसमें ट्रांसपोर्ट में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको न्यूरोफाइजिन्स कहते हैं। इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ये दोनों हार्मोन्स हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं आपकी नर्व एंडिंग्स में, वहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं हाइपोथैलेमस में, और जब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाती हैं तो हार्मोन्स वहाँ से अल्टीमेटली रिलीज़ हो जाते हैं, और ये नर्व एंडिंग से रिलीज़ होते हैं सर्कुलेशन में, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। फिर न्यूरोफाइजिन्स आ जाते हैं, ये एक बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट एंड स्टोरेज ऑफ दीज हार्मोन्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद एडीएच की अगर हम डिटेल देखें तो एडीएच जो है वो सिक्रीशन उसकी मेनली होती है आपकी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीट ही होता है बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी, और यहाँ से जो है हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो। मतलब एक्सोन में से फ्लो करते करते आगे ये पास हो रहा होता है, इसीलिए उसको एक्सोनिक फ्लो कहते हैं। हाफ लाइफ इसकी 18 to 20 मिनट्स है। एक्शंस के रिटेंशन ऑफ वाटर और वेजोप्रेसर एक्शन आ जाता है। रिटेंशन ऑफ वाटर में जो है ये एक्ट करता है ऑन किडनीज और इंक्रीज करता है आपकी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों पार्ट्स हैं उसकी कह लें किडनी के, और ये जो है यहाँ से एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर की, और एब्सेंट अगर होगा एडीएच तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल में और कलेक्टिंग डक्ट में जो है टोटली इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर, और उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन जो है वाटर की वो वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी रीनल ट्यूबोल्स में, और डाइल्यूट यूरिन जो है वो वहाँ पे एक्सक्रीट आउट होगा। इसकी वजह से क्या होता है लॉस हो जाता है लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और इस कंडीशन को कहते हैं आप डायबिटीज़ इंसिपिडस, और एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कहते हैं डायूरेसिस। मोड ऑफ एक्शन इसका ये होता है ये इंक्रीज करता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इन ट्यूबुलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन बाय रेगुलेटिंग द वाटर चैनल प्रोटीन्स कॉल्ड एक्वापोरिन्स थ्रू V2 रिसेप्टर्स, और वेजोप्रेसर एक्शन जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्शन को भी कहते हैं। और इसमें यह होता है कि सिंपल जो है वो जब एक्ट करता है उस पर तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है आर्टरीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पे वेजोप्रेशर इफेक्ट जो है वो आपका डेवलप कर देगा एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन जो है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। पेशेंट पोटेंट स्टिमुलेंट्स जो हैं वो एडीएच सिक्रीशन के वो डिक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, और इंक्रीज इन ऑस्मोलर कंसंट्रेशन इन ईसीएफ। रोल ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स आ जाता है इसमें। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्स करें इन टू चेंज इन ऑस्मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, और ऐसे रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीटोसिन सेकंड हार्मोन आ जाता है, ये सिक्रीट होता है बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, और इसका जो है कुछ क्वांटिटी जो है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में से भी रिलीज हो रही होती है और ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल वेजल्स या ट्रैक्ट।
ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टोर हो जाता है नर्व एंडिंग्स में और वहाँ से फिर रिलीज़ होता है सूटेबल स्टिमुलस। जब उसको प्रोवाइड किया जाता है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं हाइपोथैलेमस से और वहाँ से जो है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो बोथ फीमेल्स और मेल्स में दोनों में मिलता है। हाफ लाइफ इसकी 6 मिनट्स होती है। फीमेल्स में जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स और यूट्रस पे एक्ट करता है और मेमोरी ग्लैंड्स में सिंपल इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको आप कहते हैं इजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। इसमें ये होता है डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है ना उनमें एक लाइनिंग होती है सेल्स की जिनको कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। ऑक्सीटोसिन क्या करता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोएपिथेलियल सेल्स की और वहाँ से वो अल्वियोलाई में मिल्क आता है। अल्वियोलाई जो है वो मेमोरी ग्लैंड में आएगा और फिर वो मेमोरी ग्लैंड से जो है वो एक्सटीरियर जो है थ्रू निप्पल जो है वो निकलेगा मिल्क। फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है उसमें रिफ्लेक्स में ये बताया हुआ है कि जब न्यूबॉर्न बेबी जो है वो सक करता है मदर के निप्पल को तो टच रिसेप्टर्स जो हैं उसमें स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसमें से इम्पल्सेस टच रिसेप्टर से जो हैं वो आगे जाती हैं और सोमेटिक एफरेंट नर्व फाइबर से पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस तक जाएंगी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा इन रिटर्न जो है इम्पल्सेस भेजेगा टू रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोफिजियल ट्रैक्ट और इस तरह से ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स चलता है। इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है मिल्क की इजेक्शन होती है। देन आपके पास आ जाता है एक्शंस ऑन यूट्रस। इसमें जो है प्रेग्नेंट यूट्रस पे भी इफेक्ट आता है इसका और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे भी। प्रेग्नेंट यूट्रस पे इसका इस तरह से आता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है सिक्रीशन इन दोनों हार्मोन्स की डिक्रीज हो जाती है सडनली, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। उसके बाद ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और उसमें विच इन टर्न कॉजेज द रिलीज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर भी ये कराता है। ये भी एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये फैसिलिटेट कराता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अप टू द फेलोपियन ट्यूब बाय प्रोड्यूसिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और एक्शन इन मेल्स में आ जाता है कि ये इंक्रीज़ करता है ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है या रिलीज इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन या इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है वो मेल्स में इंक्रीज़ हो जाती है इसकी सिक्रीशन। ये रिलीज़ करता है फैसिलिटेट या प्रमोट करता है रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू यूरेथ्रा बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और उसमें पर्टिकुलरली आपके पास वेस्ट डिफरेंस आ जाता है। मोड ऑफ एक्शन में जो है जी प्रोटीन के थ्रू अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपके पास दो आ जाते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपो एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपर एक्टिविटी में वही गाइगेंटिज्म आ जाएगा, वो पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है बॉडी की और इसमें एवरेज हाइट जो है वो पेशेंट की या पर्सन की 7 to 8 फीट होती है। कॉजेज़ के ये होते हैं कि हाइपर सिक्रीशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की इसमें और जनरल ओवर ग्रोथ आपको मिलती है पर्सन की। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिक हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, उसको ट्यूमर हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसकी वजह से हेडेक हो सकती है और इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है। सेकंड इसमें आ जाता है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली है करेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ बोन्स इन द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी। मतलब लिम्स में जो है वो बोन्स की एनलार्जमेंट हो जाती है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और एक्सेसिव थिकनिंग आपको मिलेगी। कॉजेज़ के ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स और साइन एंड सिम्टम्स में गोरिल्ला फेस यानी मास्क लाइक या एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ नोज़ मिलेगी आपको, थिकनिंग ऑफ लिप्स मिलेगी, थिकनिंग एंड रिंकल्स फॉर्मेशन ऑन फोरहेड, उसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, काइफोसिस, थिकनिंग ऑफ स्कैल्प जिसको बुलडॉग स्कैल्प भी कहते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ विजरल ऑर्गन्स आ जाती है जिसमें लंग्स, थाइमस, हार्ट जो है वो उनकी एनलार्जमेंट हो सकती है, हेडेक, हाइपरटेंशन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। और फिर थर्ड है एक्रोमेगैलिक जाइजेंटिज्म, उसको रेयर डिसऑर्डर है। इसमें भी ये होता है दोनों के फीचर्स आएंगे एक्रोमेगैली के भी और गाइगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म की भी, इसमें भी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है। फोर्थ है कुशिंग डिजीज़, ये भी रेयर डिजीज़ है जिसमें ओबेसिटी जो है वो मेन फीचर होता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं इसमें बेजोफिलिक एडिनोमा जो है मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसका पार्ट, उसमें जो है ट्यूमर कोई डेवलप हो जाए या फिर उसमें बेजोफिलिक एडिनोमा मेलिग्नेंसी कोई कॉज हो जाए, एनलार्जमेंट हो रही है किसी सेल की तो उसको कहते हैं। और इसमें सिक्रीशन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की ज़्यादा हो जाती है।
देन आपके पास हाइपो एक्टिविटी में ड्वार्फिज्म आ जाता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। उसमें मेन फीचर्स ये होंगे कि ट्यूमर हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, सोमेटोमेटिन सी की, और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, जिसको आप कहते हैं रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ ऑल हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। साइन एंड सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। फिर आपके आ जाती है लेरेन ड्वार्फिज्म साइकोजेनिक और ड्वार्फिज्म इन डिस्ट्रोफिया। ये आपने खुद देख लेना है, इन तीनों में जो है एक ही फीचर का डिफरेंस आ रहा है। फिर आ जाती है एक्रोमिक्रिया, वो जो है रेयर डिजीज़ है इन एडल्ट्स कैरेक्टराइज बाय एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ बॉडी। उसके कॉजेज हैं डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है। और लास्ट आपके पास आ जाती है सिमेंट डिजीज़, उसको पिट्यूटरी कैकिक्सिया भी कहते हैं। ये जो है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में कॉमन होती है। इसमें हाइपोसिक्रीशन हो जाती है इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की ड्यू टू एट्रोफी और डीजनरेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। एक दो चीज़ें इसमें रह गई हैं, वो आप लोगों ने खुद से करनी है, क्योंकि वो हम लोगों ने पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और उसमें से अगर आपको कुछ कहीं पे भी कन्फ्यूजन होती है तो वो हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ओवरव्यू उसका देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।